चलिए आज अपन बात करते हैं। पहले तो मैं आपका अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी में आपका बहुत स्वागत करता हूं बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अपन सीरीज चला रहे हैं। क्लास 12th का ये टॉपिक है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें अपन लास्ट ईयर के न्यूमेरिकल डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। साथ के साथ नीट और जेईई के पर्पज से वीडियो तैयार किया गया है और जो बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए भी वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो इसके पहले बच्चों चैप्टर 1 में 6 लेक्चर में अपलोड कर चुका हूं, जो कि अपना बोर्ड के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट चैप्टर था। ठीक है, सेकंड चैप्टर अब अपन बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को अपन डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। इसके 3 लेक्चर में पहले अपलोड कर चुका हूं इस चैप्टर के। ठीक है, ये 4th लेक्चर है बच्चों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले आप उन वीडियोस को कंटिन्यू करें, पहले आप उन सारे लेक्चर्स को देखें, तो ही बच्चों ये आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, इस लेक्चर में बच्चों अपन बात करने वाले हैं कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस की अपन बात करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। कैपेसिटर के बाद अपन सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर होता क्या है? तो देखो बच्चों, कैपेसिटर की अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो कैपेसिटर दिखने में कुछ इस तरह का होता है। मैं आपको दिखा दूं, हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में जो भी आप जनरली एवरीडे लाइफ में यूज करते हो बच्चों, सारे एवरीडे लाइफ में जो आइटम्स आप यूज करते हो वो यही होते हैं, उसमें कैपेसिटर्स होते हैं। चाहे वो आपका चार्जर हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम है कि आपका टीवी हो, एलसीडी हो, जो भी हो, हर एक के अंदर आपको डिवाइस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे सिलेंडर की फॉर्म में आपको कंपोनेंट देखने को मिल जाएंगे। ये एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है बच्चों, 2 टर्मिनल कंपोनेंट है। 2 टर्मिनल कंपोनेंट से मेरा मतलब है यहाँ पर इसके 2 टर्मिनल होते हैं। एक पॉजिटिव, बड़ा वाला टर्मिनल बच्चों पॉजिटिव होता है, छोटा वाला टर्मिनल नेगेटिव होता है। ठीक है, इसके ऊपर रेटिंग मेंशन होती है, कितनी वोल्ट पर ये वर्क करता है, इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज सब इसके ऊपर मेंशन होती है बच्चों, ताकि अपन उसके अकॉर्डिंग ही इसको खरीदते हैं। तो ये एक हमारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। 3 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आप पढ़ने वाले हो बच्चों 12th क्लास में। एक हमारा रेजिस्टर है जो आप 10th में पढ़ चुके हो, एक हम इंडक्टर पढ़ेंगे और एक हम कैपेसिटर पढ़ेंगे, RLC। ये 3 हमारे कंपोनेंट है बच्चों जो आप पढ़ने वाले हो 12th क्लास में। ये 3 हमारे बहुत काम के कंपोनेंट है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं रेजिस्टर की, मैं जनरल इंट्रोडक्शन अगर आपको दूं, तो रेजिस्टर क्या करता था बच्चों, जो भी करंट को अपोज करने का काम करता था। जो भी हम इलेक्ट्रिक करंट वायर के थ्रू फ्लो होती थी उसको अपोज करने का काम हमारा रेजिस्टर करता था। ठीक है बच्चों, अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं, यहाँ पर जो हम सेकंड कंपोनेंट जो अपन पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर क्या करता है बच्चों, चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। इसका यूज क्या होता है बच्चों, चार्ज को स्टोर करना। इसका मेन यूज यही है, चार्ज को स्टोर करने का काम ये करता है। समझ में आई बच्चों? तो इसके अंदर हम चार्ज को स्टोर करते हैं इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम स्टोर करते हैं इन फॉर्म ऑफ चार्ज कैपेसिटर के थ्रू। अब इसका जनरल रीडिंग कैसे पढ़ते हैं बच्चों कैपेसिटर के, तो मैं आपको समझा दूं रीडिंग पढ़ने का तरीका क्या होता है। यहाँ पर अपने पास जो मेंशन होता है, सबसे पहले बात तो 2 टर्मिनल है अपने पास। एक बड़ा टर्मिनल होता है पॉजिटिव, एक छोटा टर्मिनल होता है जिसे हम नेगेटिव कहते हैं। नेगेटिव टर्मिनल की नोटेशन क्या होता है, यहाँ पर नेगेटिव एक लीड होती है जो ये बताती है ये नेगेटिव टर्मिनल है। समझ रहे हो बच्चों? ऑपरेटिंग वोल्टेज कितनी होती है, यहाँ पर मेंशन होती है कि कितनी ऑपरेटिंग वोल्टेज पर काम करेगा, क्या इसकी रेटिंग है। कैपेसिटेंस की रेटिंग भी अपने को उसके ऊपर मेंशन होती है कि इसकी रेटिंग कितनी है। जैसे यहाँ पर अपने पास 4700 माइक्रोफैरेड का ये कैपेसिटर है। ठीक है बच्चों, ये कैपेसिटर को पढ़ने का तरीका है जो आपको जनरली देखते हैं। बहुत सारे कैपेसिटर होते हैं, अलग अलग टाइप के कैपेसिटर्स होते हैं अपने पास, डिफरेंट शेप एंड साइज के, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। ठीक है, हर तरह के कैपेसिटर अपने पास होते हैं। तो सबसे पहले हम कैपेसिटर की जरूरत को समझे तो कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है, जस्ट लाइक अ बैटरी। ये भी एक तरह की बैटरी का ही काम करता है। अब बात करते हैं बच्चों हमें इसकी जरूरत क्या है। तो हमें इसकी जरूरत इसलिए है बच्चों, एक्चुअल में होता क्या है मैं समझाता हूँ आपको। जैसे सपोज मानो हमें कभी कभी बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है कुछ टाइम के लिए, कुछ शॉर्ट टाइम के लिए। अब हमारे पास, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल थ्रू समझाऊं, जो हमारा कैमरा होता है बच्चों, कैमरे का जो फ्लैश होता है वो फ्लैश अपनी मैक्सिमम इंटेंसिटी से ब्लिंक करता है जब आप फोटो क्लिक करते हो, यानी कि एकदम से वो शाइन करता है। अब सोचो उस कैमरे को ऑपरेट करने के लिए जो बैटरी उसमें यूज की गई है वो 3 वोल्ट की होगी, 5 वोल्ट की होगी। ठीक है, जनरली 3 वोल्ट या 5 वोल्ट की बैटरी होती है। क्या उस 3 वोल्ट की बैटरी में इतनी एनर्जी होती है कि वो सडन एनर्जी दे पाए और अगर वो सारी एनर्जी उस फ्लैश को दे देगी तो उसके बाद तो बैटरी आपकी सडन डिस्चार्ज हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को, तो कैमरे को फ्लैश को सडनली ब्लिंक करवाने के लिए, मैक्सिमम इंटेंसिटी से ब्लिंक करवाने के लिए
हम कैपेसिटर को यूज करते हैं। कैपेसिटर क्या करता है, बैटरी से एनर्जी लेता है, अपने अंदर सेव कर लेता है और उस एनर्जी को सडन सप्लाई करता है किसको, फ्लैश को, जिससे वो सडनली ब्लिंक करती है और फिर ऑफ हो जाती है। फिर दोबारा कैपेसिटर चार्ज होता है, दोबारा एनर्जी स्टोर करता है, नेक्स्ट टाइम वो फिर ब्लिंक करेगी। क्लियर हो रही बात। तो यहाँ पर कैपेसिटर को हम क्या कर रहे हैं, एज ए एनर्जी स्टोर करने के काम में ले रहे हैं। उस एनर्जी को हम आगे सप्लाई करते हैं। जब भी हमें सडन रिक्वायरमेंट होती है वो एनर्जी कैपेसिटर के थ्रू ही फुलफिल हो पाती है। अब आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटर के सिंबल की बात करो तो कैपेसिटर का सिंबल आपको कुछ इस तरह से दिखता है, ये आपको मेंशन हो रहा है यहाँ पर, ये कैपेसिटर का सिंबल है अपने पास। ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों, कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट होती है। जिस तरह से हमारा रेजिस्टर एक कंपोनेंट है, रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम मेजर करते हैं, वैसे ही कैपेसिटेंस को मेजर किया जाता है। उसकी ऐसा यूनिट कितनी होती है बच्चों, फैरेड होती है। अब यूज ऑफ कैपेसिटर की बात करूं तो एनर्जी स्टोर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसको जनरल जो कंस्ट्रक्शन हमारा कैपेसिटर का होता है बच्चों, दो प्लेट्स होती है, कंडक्टिंग प्लेट्स, उसके बीच में हम डाई इलेक्ट्रिक्स प्लेस करते हैं। यहाँ पर ये डाई इलेक्ट्रिक्स हम यहाँ पर प्लेस करते हैं। इन डाई इलेक्ट्रिक्स के कारण हमारा क्या होता है बच्चों, कैपेसिटी हमारी बढ़ जाती है, चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी हमारी बढ़ जाती है बच्चों। तो ये चीज अपना, इससे हमारा ये बेनिफिट होता है कि हमारा चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी जो होती है बच्चों वो बढ़ जाती है डाइलेक्ट्रिक मीडियम से। तो ये जनरल कंस्ट्रक्शन है कि हम इस कंटेनर, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, कंटेनर है जिसके अंदर अपन एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं। समझने के लिए हम ऐसा मान सकते हैं। कितनी एनर्जी स्टोर कर सकते हैं बच्चों इसके अंदर, वो डिपेंड करता है भाई इसकी कितनी कैपेसिटी है। छोटा कंटेनर होगा तो कम स्टोर होगा, बड़ा कंटेनर होगा बच्चों तो ज्यादा एनर्जी आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हो। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर जनरल यूज क्या है अपना कैपेसिटर का, जनरल यूज क्या है बच्चों अपना कैपेसिटर का, यहाँ पे चार्ज को स्टोर करना, एनर्जी को स्टोर करना इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब आगे चलते हैं। कैपेसिटेंस क्या होता है बच्चों, तो कैपेसिटी होती है कितना कोई अरेंजमेंट स्टोर कर सकता है। जैसे हमने कहा एक कंटेनर हमने लिया, उस कंटेनर के अंदर आप कितना स्टोर कर सकते हो बच्चों, वो उसकी कैपेसिटी कहलाती है। बड़ा कंटेनर होगा ज्यादा एनर्जी स्टोर हो सकती है, छोटा कंटेनर होगा कम एनर्जी स्टोर हो सकती है। समझ रहे हो बच्चों। तो ये हमारा कैपेसिटी होता है। इस कैपेसिटी को ही हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, और क्या तरीका है डिफाइन करने का। चार्ज, जैसे सपोज मान लेता हूं, मैं आपको एग्जांपल तो समझाता हूं। मेरे पास एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है मान लेता हूं, इसको मैंने चार्ज दिया, प्लस क्यू चार्ज मैंने इसको दिया। ठीक है बच्चों, ये मैंने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया। जैसे ही मैं इसको प्लस क्यू चार्ज दूंगा बच्चों, होगा क्या, इसके ऊपर पोटेंशियल जनरेट होगा जो कि कांस्टेंट होता है। हमें पता है कितना होता है, के क्यू बाई आर होता है, कैलकुलेट कर चुके हैं अपन पहले। कितना पोटेंशियल होता है, के क्यू बाई आर पोटेंशियल इसके ऊपर जनरेट हो जाएगा। क्यू बढ़ाएंगे तो वी भी बढ़ेगा। तो वही कहना चाह रहा हूं, जब हम चार्ज देते हैं तो पोटेंशियल जनरेट होता है, और ये जो चार्ज होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल के। हम चार्ज बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा, चार्ज को कम करेंगे तो पोटेंशियल भी कम होगा। समझ में आ रही बात। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है। तो जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं बच्चों तो एक कांस्टेंट निकल कर आता है जिसे हम बोलते हैं सी। सी यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है जो कि कैपेसिटी को बताता है। भाई जाहिर सी बात है, हम इसको चार्ज दे रहे हैं, अब कितना चार्ज इसको दे सकते हैं वो सिस्टम की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। भाई कितना ये झेल सकता है उतना ही तो आप इसको दे सकते हो ना। अगर उसके बाद भी आप ज्यादा चार्ज देना शुरू कर, ज्यादा चार्ज दोगे तो चार्ज बाहर गिरने, यानी कि इसके काम आएगा ही नहीं। लेकिन हमने क्या किया, हमने चार्ज दिया, पोटेंशियल बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जब पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। अब चार्ज बढ़ाओगे तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला, वो चीज है। तो एक लिमिट तक ही हम इसको दे सकते हैं जो इसका कैपेसिटेंस है, कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, तो वो कैपेसिटेंस कहलाता है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। इसके बाद ज्यादा दोगे तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी कि पोटेंशियल में चेंज नहीं आएगा। समझ लो बच्चों। तो यहां से कैपेसिटेंस को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, क्यू बाई वी। तो इसका एक और फॉर्मूला बन सकता है बच्चों, चार्ज पर यूनिट वोल्टेज इज ऑल्सो टर्म्ड एज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है, चार्ज पर यूनिट वोल्टेज टर्म्ड एज कैपेसिटेंस, और ये इसका फॉर्मूला है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। यहां से Q निकालना चाहूं तो CV हो जाएगा, और अगर V निकालना चाहूं बच्चों तो कितना हो जाएगा, Q बाई C। समझ रहे हो। या कि जो हमारी वोल्टेज होती है वो कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों।
यानी कि कैपेसिटेंस ज्यादा होगा तो वोल्टेज कम हो जाएगी, कैपेसिटेंस कम हो जाएगा तो वोल्टेज बढ़ जाएगी। क्लियर हो रही बात? चार्ज अगर कांस्टेंट है तो खैर उसकी बात अपन बाद में करेंगे। तो क्लियर हुई बच्चों? यहाँ पर ये अपना सिस्टम होता है, जैसे यहाँ पर आपको एक सिस्टम दिखाया गया है, जैसे यहाँ पर एक सिस्टम आपको दिखाया गया है। एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, बीच में डाइलेक्ट्रिक प्लेट है, इसको हमने वोल्टेज दी है। तो जैसे ये वोल्टेज नहीं, एक्चुअली हमने यहाँ पर मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है बच्चों यहाँ पर, जो कि वोल्टेज को मेजर कर रहा है। जैसे जैसे हम चार्ज बढ़ाते हैं प्लेटों पर, जैसे हम इस प्लेटों पर चार्ज बढ़ाते हैं तो यहाँ पर वोल्टेज भी बढ़ने लगता है। ये प्रैक्टिकल था एक, जिसको हम करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर चार्ज बढ़ाया, वोल्टेज भी बढ़ने लगी, क्योंकि हम जानते हैं चार्ज एक साथ नहीं दिया जा सकता, धीरे धीरे चार्ज दोगे आप, समझ रहे हो? पहले छोटा चार्ज DQ चार्ज लेकर आए, फिर DQ चार्ज लेकर आए, फिर DQ चार्ज लेकर आए, इस तरह से हम चार्ज देते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात बच्चों? तो ये अपना चार्ज होता है। अब देखो इसमें अपने को और क्या करना है, और देखो, ठीक है। तो ये अपना जनरल प्रिंसिपल है, जनरल कैपेसिटेंस की डेफिनेशन है, चार्ज पर यूनिट वोल्टेज, ठीक है। अगर समझना चाहें तो ये कैपेसिटी होती है कि कोई भी सिस्टम कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों? कैपेसिटेंस कहलाता है। जनरल यूनिट जो आप यूज करोगे बच्चों, यहाँ पर माइक्रोफैरड आप यूज करने वाले हो। ये कन्वर्जन हमें ध्यान रखना है। माइक्रोफैरड 10⁻⁻⁶, नैनोफैरड 10⁻⁹, पिकोफैरड 10⁻⁻12। ये जनरल कैपेसिटेंस के यूज आप करने वाले हो न्यूमेरिकल पर्पज में। क्लियर हो रही मेरी बात बच्चों? तो ये जनरल है जो आप यूज करने वाले हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपन आगे बात करते हैं बच्चों, कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर को कैलकुलेट करते हैं। भाई जाहिर सी बात है, हम समझ गए कि यार हमें एक सिस्टम चाहिए, एक अरेंजमेंट चाहिए जो चार्ज को स्टोर करे। क्यों स्टोर करे? ताकि जब भी मुझे चार्ज की, जब भी मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, सडनली मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, मैं इस सिस्टम से जिसमें मैंने चार्ज स्टोर किया है उससे चार्ज ले सकता हूँ, यूज में ले सकता हूँ। ठीक है, सेम वैसा ही जैसे सपोज मानो मुझे वाटर की रिक्वायरमेंट है, आग बुझानी है। अब वाटर की अब मेरे पास नल भी है, मोटर भी है, सब कुछ है, वाटर की सप्लाई मेरे पास कंटिन्यू आ रही है, ठीक है। लेकिन मुझे क्या है, सडन में हाई अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, वाटर को टैंक में स्टोर करके रखता हूँ। जितना ज्यादा टैंक होगा उतना ज्यादा वाटर हम स्टोर कर सकते हैं। अगर पानी नहीं भी आ रहा होगा तो भी हम उस स्टोर्ड वाटर को यूज कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है बच्चों, ठीक है। इस बारे में ये बात अपने को ध्यान रखते। अब हम अलग अलग सिस्टम की कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं कि हमारे लिए बेनिफिशियल कौन सा है। तो हमने क्या किया कि स्फीयर का कैपेसिटेंस हमें निकालना है। तो एक स्फीयर हमने लिया जिसकी रेडियस कितनी है बच्चों, r है। इसको मैंने q चार्ज दिया। अब देखो बच्चों, q चार्ज किस तरह से दिया होगा ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। पहले मैंने इसको छोटा सा चार्ज दिया होगा dq, ठीक है, फिर दूसरा dq लेकर आया होगा। इस तरह से छोटे छोटे चार्ज ला लाके मैंने इसको टोटल चार्ज कितना दे दिया बच्चों, q चार्ज दे दिया। जैसे ही मैं इसको q चार्ज दूंगा बच्चों, इसके सरफेस पर पोटेंशियल जनरेट होगा, हाँ या ना? कितना पोटेंशियल जनरेट होगा? तो kq/r। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे ही मैं इसको चार्ज दूंगा, इसके सरफेस पर पोटेंशियल जनरेट होगा, जो कि कितना होगा बच्चों, kq/r होगा। अब देखो ध्यान दो, पोटेंशियल हमारा हो गया kq/r। अगर हम रिलेशन से q/v से फॉर्मूला बनाना चाहें तो हमारा देखो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करना चाहूं, मैं इधर पुट कर देता हूं, तो q की जगह मैंने q पुट कर दिया, ये q हमारा हो गया। v की जगह v की वैल्यू पुट करोगे तो ये अपना k q, और ये r जो है बच्चों वो ऊपर चला जाएगा, तो q से हमारा q कट जाएगा, तो कैपेसिटेंस हमारा कितना आ गया बच्चों, r/k आ गया। समझ रहे हो मेरी बात को? तो कैपेसिटेंस k की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4πε0, तो 4πε0 ऊपर चल जाएगा। मतलब यहाँ से हमारा रिलेशन क्या मिला, जो कैपेसिटेंस होता है वो डायरेक्टली प्रपोज होता है रेडियस के। अब ध्यान दो बच्चों, हमने कैपेसिटेंस निकाला स्फीयर का। अगर हम इसको एज अ कैपेसिटर यूज करते, सोचो अगर मुझे कैपेसिटी 1 फैरेड चाहिए, कितनी चाहिए, 1 फैरेड। तो जब आप यहाँ पर रेडियस कैलकुलेट करोगे तो c इंटू के करोगे। रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, c इंटू के। c की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू 9 × 10⁹ है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये अपना आ जाएगा 9 × 10⁹। यानी कि लगभग कितनी रेडियस चली गई है, 9 × 10⁶ किलोमीटर। सोचो भाई साहब, इतना बड़ा तो अपनी अर्थ ही नहीं है, अपनी अर्थ से भी बड़ा स्फीयर हो गया है। तो
तो सोचो अगर मैं स्पेयर को यूज करूं और मुझे 1 फैरेड कैपेसिटेंस अगर मुझे रिक्वायर्ड हो तो मुझे कितना बड़ा स्पेयर चाहिए। सोच के देखो आप, 9 × 10⁶ किलोमीटर। भाई साहब ये रेडियस है, सोचो डायामीटर कितना जाएगा। इतनी तो हमारी अर्थ ही नहीं है, अर्थ ही छोटी पड़ेगी। तो इतना बड़ा कैपेसिटेंस हम प्रैक्टिकली पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अगर हम 1 माइक्रोफैरेड की बात करें तो भी रेडियस कितनी मिलेगी बच्चों हमें, 9 किलोमीटर। कितनी रेडियस मिलेगी, 9 किलोमीटर। सोचो 9 किलोमीटर रेडियस का स्फीयर और कैपेसिटेंस हम जनरेट कर रहे हैं ओनली 1 माइक्रोफैरेड। तो प्रैक्टिकली हम इसको यूज नहीं कर सकते भैया, बहुत ही बड़ा हो जाएगा स्फीयर का साइज अगर हम इसको यूज करना चाहें तो स्फीयर का कैपेसिटेंस रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेडियस बढ़ाओगे बच्चों तो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा, रेडियस को कम करेंगे तो कैपेसिटेंस भी कम हो जाएगा। ये हमारा सिस्टम कहता है। आगे देखो, अगर मैं अर्थ का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना चाहूं तो ये लगभग आ जाएगा अपना 711 माइक्रोफैरेड। ठीक है, 711 माइक्रोफैरेड के समथिंग हमारा कैपेसिटेंस निकल कर आता है अर्थ का, जो कि बहुत ज्यादा है। समझ रहे हो बच्चों? तो ये जो कैपेसिटेंस होता है अपना, ये बहुत ज्यादा कैपेसिटेंस है बच्चों। ठीक है, इसलिए हमारे अर्थ जो है उसका कैपेसिटेंस हम इनफाइनाइट मानते हैं, क्योंकि ये जितना भी चार्ज आप इसको देते हो ये एक्सेप्ट कर लेती है। तभी तो हम अर्थिंग करते हैं बच्चों। जब भी हमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज हमारे पास आता है या हमारी वोल्टेज बढ़ जाती है, करंट बढ़ जाती है, तो हम क्या करते हैं, उसको अर्थिंग करते हैं, ग्राउंडिंग कर देते हैं। सारा चार्ज किसको देते हैं बच्चों, अर्थ को, और अर्थ उस चार्ज को एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि उसकी कैपेसिटेंस इनफाइनाइट है। ठीक है बच्चों, तो ये अपने स्फीयर की कैपेसिटेंस होगी। अब हमने सोचा स्फीयर को तो हम यूज नहीं कर सकते प्रैक्टिकली, क्योंकि उसका तो साइज बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हमें कोई ऐसा तरीका चाहिए था जिससे साइज भी छोटा रहे और हम इसको यूज भी कर पाए। समझ रहे हो बच्चों? तो साइज भी छोटा रहे और हम इसको यूज भी कर पाए, हमें ऐसा सिस्टम चाहिए था। तो उसके लिए हमने क्या बनाया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम जनरेट करते हैं। देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है बच्चों, प्रिंसिपल क्या आता है, हमने एक प्लेट ली, ठीक है, इसको मैंने क्यू चार्ज दे रखा है। अब इस चार्ज प्लेट को मैंने किसी न्यूट्रल प्लेट के पास रखा। ये बी जो रेड कलर की आपको दिखाई दे रही है ये न्यूट्रल प्लेट है, और जो ब्लू कलर की आपको दिखाई दे रही है ये एक चार्ज प्लेट है। अब हुआ क्या, ध्यान से देखना है इस चीज को। नॉर्मली हुआ क्या, स्टार्टिंग में जैसे ही आप पॉजिटिव चार्ज प्लेट को न्यूट्रल प्लेट के पास लाओगे, इस न्यूट्रल प्लेट के पास, मैं कलर चेंज कर देता हूं आपको ताकि आपको यहां से दिख जाए। इस न्यूट्रल प्लेट के पास पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, हाँ है ना, दोनों है। जैसे ही इसके पास पॉजिटिव चार्ज प्लेट आएगी तो माइनस वाला चार्ज इस तरफ इकट्ठा होने लग जाएगा, यहां माइनस इकट्ठा हो जाएगा, ये अपना माइनस इकट्ठा हो गया, और इसके अपोजिट साइड पे प्लस इकट्ठा हो जाएगा। इसको याद हो, अपन ने पोलराइजेशन कहा था, अपन पढ़ चुके हैं, सब चीजें अपन पढ़ चुके हैं बच्चों, नया कुछ नहीं है, सारी चीजें वही है। ठीक है, यहां पर अपना पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज अपने पास एक्स्ट्रा है तो हम इसको क्या कर देंगे बच्चों, ग्राउंड कर देंगे। भाई जाहिर सी बात है, हमारे पास अगर कोई चीज ज्यादा हो जाती है तो हम उसको अर्थ को दे देते हैं, क्योंकि धरती हमारी माता है, ऐसा हमें सिखाया जाता है। तो हमारा जो भी एक्स्ट्रा चार्ज है वो हमने किसको दे दिया बच्चों, अर्थ को दे दिया। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर ये नेगेटिव इकट्ठा हो गया, इस साइड ये पॉजिटिव इकट्ठा हो गया, और जो एक्स्ट्रा चार्ज है बच्चों इसको हम क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। ये हमने ग्राउंडिंग कर दी। ग्राउंडिंग करने से क्या होगा, अर्थ से नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर देंगे। अब देखो बच्चों, इससे क्या हुआ, हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया इस तरफ, प्लस से माइनस एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया हमारा। समझ रहे हो बच्चों? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो ये लगभग निकल कर आती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितनी वैल्यू निकल कर आती है बच्चों, मान लेते हैं इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी कितनी है, प्लस सिग्मा है, इसके ऊपर कितनी है, माइनस सिग्मा। इसका क्रॉस सेक्शन मान लेता हूं ए है, इसका भी क्रॉस सेक्शन कितना है, ए है, बीच में सेपरेशन डिस्टेंस कितनी है, डी है। तो इस सिस्टम को यूज करने से हमारा फायदा क्या हुआ, हमने दो प्लेट ली, उनके अक्रॉस हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने से क्या फायदा होगा बच्चों, ई आया है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जनरेट होगा, पोटेंशियल है तो कैपेसिटेंस भी मिलेगा। समझ रहे हो? अब देखो इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास भाई दो चार्ज प्लेट है, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, किसी डिस्टेंस सेपरेशन डी डिस्टेंस पर ये सेपरेटेड है। अगर मैं इनकी चार्ज डेंसिटी की बात करूं तो इसकी चार्ज डेंसिटी हो जाएगी प्लस सिग्मा
इसकी चार्ज डेंसिटी हो जाएगी माइनस सिग्मा। प्लेट है इसलिए एरियल चार्ज डेंसिटी होगी। एरिया मान लेता हूं, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए है। इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए है। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट तो 3 पॉइंट हमारे पास हैं, ए बी और सी। 3 पॉइंट हमारे पास है, तीनों पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसकी, तो यहाँ मैंने एक प्लस टेस्ट चार्ज बिठा दिया। ये हमारा एक टेस्ट चार्ज है जो मैंने यहाँ पे पुट कर बिठा दिया इसको। अब देखो प्लस माइनस अट्रैक्शन लगेगा तो रेड वाले के कारण फोर्स इस तरफ लगा, ये A2 हो जाएगा। प्लस के कारण रिपल्शन लगा, ये इस तरफ हो जाएगा। तो ये मान लेता हमारी पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। तो 2 के कारण अट्रैक्शन लगेगा, 1 के कारण रिपल्शन लगेगा। दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हुए बच्चों। तो ई नेट 0 नहीं होगा, ई नेट 0 नहीं होगा। बी के लिए बात करें, वही सिंपल सी बात है, प्लस क्यू नोट चार्ज मैंने यहां बिठाया। अब देखो प्लस माइनस अट्रैक्शन इस तरफ लगा, E2, प्लस प्लस रिपल्शन इस तरफ लगेगा अपना E1। समझ रहे हो, ऐसा ही यहां पे हो जाएगा। यहां पर भी मैंने प्लस चार्ज बिठा दिया, तो प्लस प्लस रिपल्शन E1 और ये प्लस माइनस अट्रैक्शन E2। क्लियर हो रही है बात। अब देखो बी और सी दोनों पर अपोजिट डायरेक्शन में है तो कट सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं। ये देखो यहाँ पर E1 E2 दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। मैं तो मिटा देता हूँ, E1 E2 सेम डायरेक्शन में हो गए, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे दोनों केसेस में। तो बी और सी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बच्चों, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो E1 अपने पास कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कैलकुलेट कर चुके हैं पहले अपन गॉस थ्योरम से। ठीक है, तो ये E1 हो जाएगा हमारा, ये E2 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की जगह मैंने सिग्मा की वैल्यू रख दी बच्चों Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, V कैलकुलेट करना चाहूंगा तो E डॉट D हो जाएगा। E की जगह E की वैल्यू रख दी, D की जगह D रख दी। D क्या है बच्चों, यहाँ पर सेपरेशन डिस्टेंस। फिर कैपेसिटेंस अगर मैं कैलकुलेट करूं तो Q बाय V, जब आप वैल्यू पुट करोगे तो ये अपना बन जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाय D, यानी कि जो हमारा कैपेसिटेंस होता है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दोगे तो कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगा और सेपरेशन डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बच्चों इस सिस्टम से फायदा क्या हुआ, एरिया बढ़ाने पर कैपेसिटेंस बढ़ता है और डिस्टेंस को कम करने पर, सेपरेशन डिस्टेंस को कम करने पर कैपेसिटेंस भी बढ़ता है। यानी कि सेपरेशन डिस्टेंस को कम करने पर भी कैपेसिटेंस बढ़ता है और वैसे भी कैपेसिटेंस बढ़ता है एरिया को बढ़ाने पर भी। ठीक है बच्चों, अगर मैं दोनों प्लेटें पॉजिटिव लेता उस केस में क्या होता, देखो वही सब कुछ सेम है। 3 पॉइंट हमारे पास A B C। अब इसमें देखो अगर मैं A पे प्लस चार्ज रखता हूं तो प्लस 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 के कारण रिपल्शन लगेगा दोनों केसेस में। तो इसमें क्या होगा, सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे और बाकी दोनों साइड जो है वो आउटसाइड आउटसाइड हो जाएंगे। तो दोनों केसेस में B और C पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। मतलब अगर मैं इसको यूज करता तो होता क्या, ये ऐसा कंटेनर है बच्चों जिसमें चार्ज अंदर ना इकट्ठा होके बाहर आसपास सरफेस पे इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम, यानी कि एक तरह से आप इसको ऐसा कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ है, अंदर नहीं है बस। समझ रहे हो बात को, इसे हम इसलिए हम इसको कैपेसिटर के तौर पे यूज नहीं करते। ठीक है बच्चों, अब अपन बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के वेरिएशंस। हमें कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए क्या क्या करना है। तो पहले क्या था, वही 2 प्लेटें हमारे पास थी, प्लस Q माइनस Q, 2 प्लेटें हैं। इनके बीच में पहले सेपरेशन, जो डी सेपरेशन था उसमें एयर भरी हुई थी, पहले एयर है या वैक्यूम है। हमने क्या किया, उसमें डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, एक मीडियम फिल कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, ये हमने एक मीडियम फिल कर दिया। ठीक है, ये हमारा मीडियम है, इसको हमने फिल कर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक को हमने फिल कर दिया। कैलकुलेट कर रहे हैं कि इसकी कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ा, बाकी सब कुछ सेम है। ये प्लस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा। एरिया इसका A हो गया, इसका भी एरिया A हो गया, सब कुछ सेम है और कोई भी चीज हमने चेंज नहीं की, सब कुछ सेम है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं निकालना चाहूं तो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन M हो जाएगा। भाई एप्सिलॉन नॉट था पहले, अब एप्सिलॉन M हो जाएगा।
एप्सिलॉन एम को मैं क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। बात कर चुके हैं पहले, पिछले लेक्चर में मैं बात कर चुका हूँ। एप्सिलॉन एम अपना फॉर्मूला अपना कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर क्या है बच्चों, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन आर क्या है अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है बच्चों, अब हमने यहाँ पर फॉर्मूला हमारा वी जो था वो ई डॉट डी है, तो मैंने ई की जगह ई की वैल्यू रख दी और डी की जगह डी रख दिया। फिर अगला फॉर्मूला अपना क्यू जो होता है अपना सी बाई वी होता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ए बाई एप्सिलॉन नॉट के टाइम बढ़ जाएगा, मतलब ये हमारी पुरानी कैपेसिटी थी। अब देखो इस डाइलेक्ट्रिक को यूज करने से मेरा बेनिफिट क्या हो गया बच्चों, मेरी कैपेसिटी के टाइम बढ़ गई। जो भी हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उसका जो भी डाइलेक्ट्रिक जो भी हमने डाइलेक्ट्रिक्स यूज किया है बच्चों, उसका जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतने टाइम इंक्रीज हो जाती है कैपेसिटी। तो सोचो मैं डाइलेक्ट्रिक फिल करने का मेरा मतलब क्या निकला, मुझे सिर्फ इतना सा बेनिफिट हुआ कि मेरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ गया, मेरी कैपेसिटी बढ़ गई। बिना साइज को चेंज किए हमने कैपेसिटी को बढ़ा दिया। समझ रहे हो बात को? तो इससे क्या है बच्चों, हम मनचाही कैपेसिटी बना सकते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट जो भी होगी हम उसको अकॉर्डिंग कैपेसिटेंस जनरेट कर सकते हैं बिना साइज में चेंज किए। अगर हम स्फीयर को यूज करते बच्चों तो वहां मुझे रेडियस बढ़ानी पड़ती। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ हमारा वो था। अब हमने दूसरा कैलकुलेशन क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक ना भर के अलग अलग डाइलेक्ट्रिक भर दिए, D1 D2 D3 डिस्टेंस पे अलग अलग, ऐसा मैंने n डाइलेक्ट्रिक्स भर दिए। जो टोटल सेपरेशन था मेरा उसमें एक से ज्यादा सिस्टम मैंने फिल कर दिए, एक से ज्यादा मीडियम मैंने फिल कर दिए, जिनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दे रखे हैं बच्चों K1 K2 K3, इस तरह से बहुत सारे, जितने भी आप भरो, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, जितने भी डाइलेक्ट्रिक्स हमने फिल किए। अब देखो इसके कारण अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं तो पहले के कारण कितना हो जाएगा, यहाँ पे बस K1 आ जाएगा K की जगह, दूसरे के कारण K2, तीसरे के कारण K3, बाकी सब कुछ सेम है। V निकालेंगे तो E की जगह E की वैल्यू आ जाएगी, बेस यहाँ पे D1 आ जाएगा। ये कितनी डिस्टेंस तक है, D1 तक है, ये D2 तक है, ये D3 तक है, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। टोटल करोगे तो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये तो सब जगह कॉमन है बच्चों, तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2 प्लस D3 बाई K3 एंड सो ऑन। कैपेसिटेंस कैलकुलेट करोगे तो ये हमारी कैपेसिटेंस आ जाएगी। समझ रहे हो बच्चों? अगर हमें न्यूमेरिकल बनता है इसके ऊपर तो जो भी हमें वैल्यू दी जाएगी हम वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो गया मल्टीपल सिस्टम्स के लिए। समझ लो, पहले हमने क्या किया, बिना मीडियम के बिना डाइलेक्ट्रिक की कैपेसिटेंस कैलकुलेट की, एक फॉर्मूला हमें मिला, ठीक है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। फिर हमने उसमें मीडियम फिल कर दिया, डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, ठीक है। फिर हमने मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स फिल कर दिया तो हमें नया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मिला। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। अब देखो इसके बाद अपन बात करते हैं कैपेसिटेंस में मैंने डाइलेक्ट्रिक फिल किया लेकिन पार्शियली फिल किया है। पार्शियली फिल करने से मतलब है पूरा सेपरेशन मैंने डाइलेक्ट्रिक से फिल नहीं किया है, कुछ टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक मैंने प्लेस कर दिया, बाकी जगह पे एयर है। अब मैं पूछूं आपसे एयर कितने जगह पर है, तो एयर है अपने पास डी बाई टी जगह पे, डी बाई टी थिकनेस पे हमारी एयर है। अब देखो यहाँ पर दो पोटेंशियल कैलकुलेट होंगे, पहले तो मीडियम के कारण इसको मैं V1 कह देता हूँ और दूसरा डाइलेक्ट्रिक के कारण इसको मैं V2 कह देता हूँ। क्लियर हो रही बात? ये हमने पोटेंशियल कैलकुलेट कर रखे हैं। E1 हमारा हो जाएगा, ये रहा, वही सेम फॉर्मूला है, यहाँ पर K आ जाएगा। E2 हमारा एयर के कारण है इसलिए वही सेम रहेगा। ये हमारा V1 हो जाएगा, यहाँ पर T आ गया, यहाँ पर D माइनस T आ गया, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये हमारा कॉमन आ जाता है, हर बार कॉमन आएगा, ये अपने पास नई टर्म आ गई तो नीचे बटा में ये टर्म चेंज हो जाएगी बस। तो ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन गया। समझ रहे हो बच्चों? तो ये हमारे पास कैपेसिटेंस हो गई अगर हम पार्शियली फिल करते हैं तो। अच्छा, इस कंडीशन में बच्चों पोलराइजेशन हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी इंड्यूस होता है जिसकी डायरेक्शन ये होती है, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है माइनस के साइड वाली प्लेट ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी या नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी इंड्यूस हो जाएगा। बाद में करेंगे, इसके बाद न्यूमेरिकल के थ्रू मैं आपको इसको करवा दूंगा। ठीक है, फिलहाल आप जो बोर्ड के कारण जो इम्पोर्टेंट है वो समझो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अपन कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर पे आते हैं।
कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर क्या क्या कहता है बच्चों? भाई जनरल सी बात है, जो हम कैपेसिटर यूज करते हैं या मार्केट में हम कोई कैपेसिटर लेने गए, मान लेता हूं मुझे 10 माइक्रोफेरेड का रिक्वायरमेंट थी। अब मार्केट में 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर बच्चों मिला नहीं। अब कैपेसिटर मिला नहीं तो हमें यार हमारी रिक्वायरमेंट तो फुलफिल करनी है। दुकानदार ने कहा कि यार भैया 10 का तो नहीं है, 5 के 2 ले जाओ। यार मेरे पास 2 माइक्रोफेरेड के अवेलेबल है, 4 के अवेलेबल है, 6 के अवेलेबल है, 12 के अवेलेबल है, लेकिन 10 का ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे यार, जो अवेलेबल है उसी को जोड़ तोड़ के हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे। तो हमें इस कंडीशन में हमें रिक्वायरमेंट होती है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की। हमें जो हमें अरेंजमेंट मिला है, जो हमें मिला है उसी को हम अरेंज करके हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। याद करो 10th क्लास में अपने 2 तरह के कॉम्बिनेशन पढ़कर आए हैं बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेम वही है, तो यहाँ पर भी सीरीज कॉम्बिनेशन हम लेंगे कैपेसिटर का। सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों क्या होता है, तो अपने पास वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी। तो इसमें अपने पास वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी, ये अपने पास V1 हो गया, ये अपने पास V2 हो गया। ठीक है बच्चों, चार्ज यहां से पॉजिटिवली चार्ज प्लेट से कनेक्टेड है तो ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज से कनेक्टेड है तो ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। यहां से नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होगा इस तरफ, यहां से पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होगा इस तरफ। ये पॉजिटिव है, सिंपल सी बात है, अंदर भी पॉजिटिव जाएगा, पूरा प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी तो ये प्लेट नेगेटिव हो जाएगी। सिंपल सी बात है, तो यहां से ये नेगेटिव हो गया तो ये अपनी वाली साइड पॉजिटिव हो जाएगी। भाई एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव, तो ये वाली प्लेट पॉजिटिव, ये वाली प्लेट नेगेटिव। ठीक है, तो ये प्लेट अपनी नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर हो रही बात, समझ में आया? तो ये अपना कंसेप्ट होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जनरेट हो जाएगा जिसके कारण वोल्टेज जनरेट होगी V1, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जनरेट होगा इसके कारण वोल्टेज जनरेट होगी V2। चार्ज दोनों को सेम मिलेगा। सेम चार्ज क्यों मिलेगा बच्चों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन इधर गए हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज इधर भी जाएंगे, तो चार्ज दोनों प्लेटों पर सेम रहने वाला है। तो यहाँ पर Q हमारा सेम रहेगा, V1 V2 चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला क्या कहता है भैया, जो चेंज होता है, जो डिवाइड होता है उसी को हम पकड़ते हैं। तो यहाँ पर V1 V2 की वैल्यू मैंने निकाल ली। भाई Q हमारा क्या होता है CV, CV से V हमारा बन जाएगा Q/C1, ऐसे हमारा V1 हो जाएगा Q/C1, V2 हमारा हो जाएगा Q/C2। टोटल कितना हो जाएगा Q/C1 प्लस Q/C2, समझ रहे हो बच्चों? तो इसको कॉम्बाइन में अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो क्या मैं इसको Q को मैं कॉमन ले सकता हूं? तो ये अपना बन जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2, हाँ या ना? ये अपना बन जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। क्लियर हो रही बात बच्चों? तो ये अपना कैपेसिटेंस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, 2 कैपेसिटर को मिला के हमने एक बना दिया। भाई जाहिर सी बात, दोनों मिलके कितना का काम कर रहे हैं, तो इसको हम कह देते हैं भैया C इक्विवेलेंट का काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी आएगी V। भाई दोनों को हटा दिया मैंने, इसकी जगह मैंने 1 लगा दिया। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी आ गई V। V को क्या लिखोगे, Q/C इक्विवेलेंट। इस V का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं मैं, Q/C इक्विवेलेंट। तो Q से हमारा Q कट जाएगा तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना 1/C1 प्लस 1/C2 एंड सो ऑन। अगर C1 C2 C3 अपने पास बराबर है तो ये बन जाएगा अपना N/C, सॉरी C/N बनेगा। ठीक है, N/C नहीं बनेगा, C/N बनेगा। ठीक है बच्चों, तो इसको यूज करने का फायदा क्या हुआ बच्चों अपना, इसको हम तब यूज करते हैं जब हमें कैपेसिटेंस कम करना हो। जैसे मुझे 10 की रिक्वायरमेंट थी, अवेलेबल 12 के हैं, या 12 माइक्रोफेरेड की रिक्वायरमेंट है और उससे ज्यादा का हमें मिल रहा है, हमें कम करना है, रिड्यूस करना है, तब हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है बच्चों। ध्यान रखना इस चीज का। तो जब हमें कैपेसिटेंस कम करना होता है तब हम सीरीज कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं। याद करो रजिस्टर के केस में ऐसा तब होता था जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते थे। ठीक है, एक रूल अपने को ध्यान रखना है बच्चों, वोल्टेज डिवीजन रूल, ये अपने लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। इसका फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है, V1 का फॉर्मूला और V2 का फॉर्मूला। V1 के केस में हमारा कैपेसिटेंस सेकंड का कैपेसिटेंस ऊपर आएगा, V2 के केस में C1 ऊपर आएगा। ठीक है, जो वोल्टेज डिवाइड हुई वो इस तरह से डिवाइड होगी। ठीक है, ये हमारे लिए ब्रह्मास्त्र है, न्यूमेरिकल में हमारा टाइम बचाएगा बच्चों। इस फॉर्मूले को अगर आप रट लो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, सेम ऐसे अगर हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की,
पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा बच्चों, दिख रहा है आपके सामने, इसमें वोल्टेज सेम रहेगी, चार्ज डिवाइड हो जाएगा। इस वाले केस में बच्चों हमारे पास इसके ऊपर चार्ज मान लेता हूं Q1 आ गया, इसके ऊपर चार्ज मान लेता हूं Q2 आ गया। वोल्टेज दोनों के केस में बराबर है हमारे पास, तो इसमें अपन Q1 Q2 की वैल्यू निकालेंगे। तो Q1 हमारा हो जाएगा C1V, Q2 हमारा हो जाएगा C2V, टोटल हमारा हो जाएगा बच्चों C1V प्लस C2V। V कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा अपना C1 प्लस C2। अब सिंपल सी बात है, दोनों को कंबाइन करके मैंने 1 लगा दिया। उसके लिए चार्ज कितना आ जाएगा, अगर मैं नेट निकालना चाहूं तो ये बन जाएगा C इक्विवेलेंट V। V से V कट जाएगा हमारा, तो बन जाएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। अगर सारे इक्वल हो तो ये अपना बन जाएगा NC। यहाँ पर चार्ज डिवाइड होता है, यहाँ पर चार्ज डिवीजन रूल लगेगा। चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो ऊपर C1 आ जाएगा, नीचे C2 आ जाएगा। 1 के लिए 1 आ जाएगा, 2 के लिए 2 आ जाएगा। उस वाले केस में उल्टा था, तो 1 के केस में 2 आया था, 2 के केस में 1 आया था। फॉर्मूला सब कुछ सेम है। कहाँ से लाया है मैं इस फॉर्मूले को, याद करो 10th क्लास में, उससे पहले क्लास में आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पढ़े होंगे। तो उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी अमाउंट को अगर मैं 2-3 रेशियो में डिवाइड करता था तो 2/2 + 3 5 करते थे, फिर उस अमाउंट को डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते थे। सेम वैसा ही किया मैंने, Q को डिवाइड कर दिया C1 C2 में अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो। ठीक है, तो 1 के लिए 1 आ जाएगा चार्ज के केस में, वोल्टेज के केस में 1 के लिए 2 आएगा। बाकी फॉर्मूला हमारा सेम है। क्लियर हुई बात। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन थे, 2 तरह के कॉम्बिनेशन है। इस पे न्यूमेरिकल में अगले लेक्चर में करवाऊंगा, अभी इसमें अपन न्यूमेरिकल डिस्कस नहीं कर रहे, इसमें सिर्फ मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं। अब बात करते हैं बच्चों एनर्जी स्टोर होने की। एनर्जी की स्टोर कितनी होती है कैपेसिटर में। भाई हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं बच्चों, तो उसमें एनर्जी कितनी स्टोर होती है कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं, हमने कैपेसिटर को हमें चार्ज करना है तो उसके लिए हमें बैटरी की रिक्वायरमेंट होगी। भाई कैपेसिटर भी हमारा एनर्जी को स्टोर करता है, तो पहले हम इसको एनर्जी दे रहे हैं। कितनी एनर्जी दे रहे हैं बच्चों, ये कैपेसिटर हमें कितना चार्ज देगा, मान लेता हूं Q चार्ज देगा। तो कितनी एनर्जी स्टोर कर सकती है, बैटरी के पास कितनी एनर्जी है, QV एनर्जी है। कहां से निकाला मैंने फॉर्मूला, याद करो हमारा W इज इक्वल टू कितना होता है, QV। भाई V हमारा कितना होता है, W/Q होता है ना। तो W यहां से कितना निकल कर आएगा बच्चों, QV। क्या ये वर्क डन ही हमारा एनर्जी की फॉर्म में सेव होता है। तो बैटरी के पास कितनी एनर्जी है, QV। अगर मैं Q की जगह CV रखूं तो क्या ये CV² बन जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो बैटरी के पास कितनी एनर्जी है, CV², तो ये इतनी ही एनर्जी इसको देती है। अब ध्यान दो हम चार्ज कैसे देंगे। पहले मैंने DQ चार्ज दिया, छोटा सा चार्ज दिया, ठीक है। मान लेते हैं इसके ऊपर इनिशियल चार्ज कितना था, Q था। भाई जाहिर सी बात, चार्ज टुकड़ों में दिया जाएगा, एक साथ नहीं जाता, टुकड़ों में जाएगा। पहले हमने DQ चार्ज दिया, पहला DQ चार्ज जब जाएगा तो कोई अपोजिशन नहीं होने वाला, तो आराम चला जाएगा, मेरा वर्क डन 0 है। समझ चुके हैं अपन। फिर जब दूसरा DQ देंगे तो जो पहले वाला चार्ज था, जो सबसे पहले गया है, वो उसका अपोज करता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर चार्ज Q है, ये चार्ज अपना DQ है। तो वर्कडन जो हमने कैलकुलेट किया बच्चों, वर्कडन हमारा कितना हो जाएगा, छोटा सा वर्कडन हमारा होगा, पार्शियल वर्कडन हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा Q, मतलब ये DQ इंटू V। V क्या है, जो इसके अक्रॉस वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है DQ चार्ज देने पर। ये देखो पूरा डेरिवेशन यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो ये अपना DQ चार्ज हो गया, ठीक है। तो ये अपना dW हो गया, V.dQ। W निकालोगे तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे, कहां से कहां तक, 0 से Q तक हमने इसको चार्ज किया है। V की जगह मैंने V की वैल्यू रख दी Q/C। तो Q तो हमारा कांस्टेंट है, सॉरी C हमारा कांस्टेंट है, तो 1/C तो बाहर आ जाएगा। और Q का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, Q²/2 कितना हो जाएगा, Q²/2 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये अपना बन जाएगा, जब आप 0 से Q की लिमिट पुट करोगे तो ये बन जाएगा Q², जब आप Q की जगह C² V² पुट करोगे तो ये बन जाएगा ½ CV² या ½ QV। अब ध्यान देना, मैंने एनर्जी कितनी दी थी इसको, QV दी थी या CV² दी थी, समझ रहे हो। स्टोर कितनी हुई, बैटरी के पास कितनी थी, CV²।
स्टोर कितनी हो रही है बच्चों, हाफ CV²। मतलब क्या 50% एनर्जी ही स्टोर हुई। अगर 50% एनर्जी स्टोर हुई है बच्चों तो 50% एनर्जी हमारी लॉस भी हो गई। तो ध्यान रहे, जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं बच्चों तो 50% एनर्जी स्टोर होती है और 50% एनर्जी हमारी लॉस हो जाती है। ये एनर्जी जो लॉस हुई ये हमारे किसकी फॉर्म में डिसिपेटेड होती है बच्चों, हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि अगर हम 10 जूल एनर्जी से कैपेसिटर को चार्ज करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी उसके अंदर, 5 जूल ही एनर्जी स्टोर होगी। बाकी 5 जूल हमारी क्या हो जाएगी, हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि लॉस ऑफ एनर्जी को बताता है। क्लियर हुई बात बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं अपन, लॉस ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करते हैं बाय ऑन ज्वाइनिंग 2 चार्ज कंडक्टर्स बाय अ वायर। 2 चार्ज कंडक्टर्स को मैंने वायर से कनेक्ट कर दिया तो कितनी एनर्जी का लॉस होता है, देखो बच्चों कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आपके पास 2 स्पेयर दिख रहे हैं, Q1 Q2, A और B स्पेयर। जब आपने A को Q1 चार्ज दिया उसके अक्रॉस पोटेंशियल जनरेट हो गया जो कि V1 था। B वाले को मैंने Q2 चार्ज दिया तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल जनरेट हो गया जो कि V2 है। मान लेते हैं इनकी कैपेसिटेंस कितनी है, इसकी कैपेसिटेंस जो है वो C1 है, इसकी कैपेसिटेंस जो है वो C2 है। अगर मैं Q1 की वैल्यू निकालना चाहूं, फॉर्मूला याद हो गया होगा बच्चों अब तक तो ये अपना हो जाएगा C1V1। Q2 की वैल्यू निकालना चाहूं तो ये अपना हो जाएगा C2V2। अगर मैं एनर्जी निकालना चाहूं इसमें तो एनर्जी हो जाएगी इसकी हाफ C1V1 स्क्वायर। इसकी एनर्जी हो जाएगी अपने पास हाफ C2V2 स्क्वायर। हाँ या ना, होगी कि नहीं होगी बच्चों, क्लियर हो रही है बात। तो अब देखो, अगर हम बिफोर कनेक्शन की बात करें, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2। टोटल इनिशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। क्लियर हो रही है बात। पहले टोटल चार्ज कितना था, इतना था, टोटल एनर्जी कितनी थी, इतनी थी। अब मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया। जैसे ही कनेक्ट करेंगे बच्चों, एक का पोटेंशियल ज्यादा है या कम है, दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस है। V1 या V2 में से कोई भी ज्यादा हो सकता है, हमें नहीं पता कौन ग्रेटर है, ये हमें वैल्यू से पता लगेगा। अब जैसे ही जाहिर सी बात है, 2 अलग अलग कंटेनर है, एक के ऊपर पोटेंशियल ज्यादा है, एक पे कम है, तो फ्लो होने लगेगा, चार्जेस का फ्लो होने लगता है बच्चों। कब तक फ्लो होगा, जब तक कि दोनों के पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाते। सेम वैसे जैसे 2 कंटेनर है, दोनों में अलग अलग लेवल पे वाटर भरा हुआ है, जैसे आप दोनों कनेक्ट करोगे चार्जेस वाटर फ्लो होने लगेगा जब तक कि दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाता। सेम वैसा ही यहाँ पर है। तो नया चार्ज कितना हो गया अपने पास, Q1 डैश, इधर हो गया Q2 डैश। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गए Q1 Q2 की टर्म में। तो Q1 की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो ये अपना हो जाएगा C1V। ये अगर अपना निकालना चाहूं तो ये अपना हो जाएगा C2V। एनर्जी अगर मैं इस पे निकालना चाहूं तो ये अपना हो जाएगा हाफ C1V स्क्वायर। इसकी एनर्जी हो जाएगी अपनी हाफ C2V स्क्वायर। क्लियर हुई बात। तो टोटल फाइनल एनर्जी अपने पास कितनी, टोटल फाइनल चार्ज अपना हो जाएगा C1V प्लस C2V, और टोटल फाइनल एनर्जी अपनी हो जाएगी हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर। अब बच्चों अपने को सबसे पहली चीज फर्स्ट क्लास में अपने को चीज बताई जाती है कि जो हमारा चार्ज है बच्चों वो कंजर्व्ड क्वांटिटी है। तो चार्ज कंजर्वेशन से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इनिशियल चार्ज को फाइनल चार्ज के बराबर कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे इनिशियल चार्ज को फाइनल चार्ज के बराबर कर दिया। तो C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू C1V प्लस C2V। यहाँ से V को कॉमन लेके जब हम कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो वो फॉर्मूला हमारे सामने आ जाएगा। ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है कॉमन पोटेंशियल का, न्यूमेरिकल पर्पज से ये हमारे लिए बहुत काम का है। क्लियर हो रही है बात। अब हमें एनर्जी लॉस निकालना है। एनर्जी लॉस कैसे निकलेगा बच्चों, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी की जगह फाइनल एनर्जी की वैल्यू पुट कर देगा मैंने, हाफ V स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया तो कोष्टक पे बन जाएगा C1 प्लस C2। इनिशियल कितना था अपना, हाफ मैंने कॉमन ले लिया दोनों में से, C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात। अब अपने को जनरल इनको सॉल्व करना है। V की जगह मैंने V की वैल्यू रख दी और उसका स्क्वायर कर दिया। अब जनरली मुझे इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके जो मेरा एनर्जी लॉस निकल कर आएगा बच्चों, वो ये निकल कर आएगा C1 C2 V1 स्क्वायर V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2
ये हमारे पास एनर्जी लॉस का फॉर्मूला है बच्चों, जो हमें ध्यान रखना है। ये हमारे पास एनर्जी लॉस का फॉर्मूला है। क्लियर हो रही है बात? इस फॉर्मूले से हम न्यूमेरिक एनर्जी लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब हम दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं तो कितना एनर्जी लॉस होती है, या दो कंडक्टर्स को जब हम कनेक्ट करते हैं कितना एनर्जी लॉस होती है बच्चों, वो हमें इस फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। इसके बाद वाले लेक्चर में मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा, कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल, ठीक है, जो भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल इसके ऊपर बने हैं। और एक जनरेटर अपने पास है, वॉन डी ग्राफ जनरेटर, वो अपन डिस्कस करेंगे, जो कि इस टॉपिक का लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा बच्चों। इसके बाद फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी अपन स्टार्ट करेंगे। तो अगली क्लास अपनी न्यूमेरिकल क्लास होने वाली है बच्चों। तो उसके पहले न्यूमेरिकल क्लास को ज्वाइन करने से पहले आप वीडियोस को अच्छे से देख ले। कोई डाउट वगैरह आपको आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।